हेलो एवरीवन, हर बार की तरह इस बार भी एक नए वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो है बहुत खास है, एंड तक जरूर देखिएगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम इंडियंस को पानी को बचाने की क्यों ज़रूरत है। मैंने अपने एक पिछले वीडियो में बताया था कि हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट बनाना चाहिए, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ कि हमें उसकी ज़रूरत क्यों है। ठीक है, तो जुड़े रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो देखिए, मैं आपको एक बहुत तीखी सी बात कहूँगा। जैसे एक औरत बगैर औलाद की बांझ होती है ना, वैसे ही धरती बगैर पानी के बंजर होती है। ठीक है, और पानी की दिक्कत सबसे ज्यादा सऊदी यूएई की तरफ है। ठीक है ना, मैं बताऊं वो लोग क्या करते हैं। जैसे एक फिर जब कोई औरत बांझ होती है तो जैसे बच्चा गोद लेती है ना, उसी तरह से सऊदी वाले भी पानी को गोद ले रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, समुद्र के पानी को मीठा करके पी रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये कोई मतलब ये आसान बात नहीं। सुनने में आपको आसान लग रहा होगा कि समुद्र के पानी को हम पीने लायक बना रहे हैं, लेकिन ये बहुत एक टफ जॉब है। मैं आपको बताता हूं ये होता कैसे है। देखिए, इसके 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। दूसरा तरीका है वो थर्मल डिसैलिनाइजेशन। ठीक है ना, डिसैलिनाइजेशन जो है यही एक प्रोसेस है जिसमें हम पानी से नमक को अलग करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे अलग करते हैं। तीसरा तरीका है वो बहुत कॉमन है, जो आपके घर में किचन होता है ना, उसी प्रोसेस को यूज करें, आरओ प्रोसेस, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, तो मैं पहले आता हूं थर्मल डिसैलिनाइजेशन पे। ठीक है, इसमें आप पिक में देख पा रहे होंगे, इसमें हम लोग करते क्या है कि सबसे पहले हम समुद्र से हम पानी इकट्ठा करते हैं एक बड़े से कंटेनर में। ठीक है, पिक में आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद हम उसमें से जो मोटी मोटी गंदगी होती है, जैसे पत्ते वत्ते, कुछ छोटे मोटे कूड़े वड़ा कोई आ गया है समुद्र में, ठीक है, कोई प्लास्टिक आ गई, उसे हम छानते हैं। उसे छानने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ये बताओ। देखिए, ये जो तरीका है ना, ये वो लोग सोच सकते हैं, हम लोग नहीं सोच सकते। क्यों, मैं बताता हूं क्यों नहीं सोच सकते। क्योंकि उसको छानने के बाद फिर उस पानी को पूरे, जितना हमने पानी कलेक्ट करा, उस पूरे पानी को लोग गर्म करते हैं। ठीक है, गर्म करने के बाद आपने देखा होगा, अपने लाइफ में कई बार देखा होगा, जब आप पानी को गर्म करते हैं तो उसमें से भाप निकलता है। ठीक है ना, भाप निकलता है ऊपर। आपने अपने घर में कभी पानी गर्म करा हो, कभी अंडा बॉईल करा हो, तो उसमें देखा होगा प्लेट के ऊपर, प्लेट के नीचे पानी जम जाता है। ठीक है ना, तो ये उसी प्रोसेस पे ये लोग काम करते हैं। डिसैलिनेशन जो थर्मल प्रोसेस, उसी प्रोसेस पे काम करता है। ये पानी को गर्म करते हैं, ऊपर जो भाप जम जाती है ना ऊपर वाली लेयर पे, ये उसको इकट्ठा करते हैं। आप खुद सोच के देखिए। मैं आपको बताऊं, मैं जब स्कूल टाइम में था, मैं एक बार जिम से आने के बाद अपने लिए एग बॉईल कर रहा था, और थोड़ी ज्यादा देर हो गई थी, तो मेरी मदर ने मुझको अपने बेडरूम से रिमोट फेंक के मारे थे, कितनी देर से गैस जल रही है। तो उनको थोड़ी सी गैस जलने का इतना दर्द हुआ था। आप सोच के देखिए, अगर पूरी कंट्री को वही पानी पिलाना हो तो कितनी ज्यादा हमें हीट की रिक्वायरमेंट होगी। और हीट किससे आएगा, कोल से, पेट्रोल से। तो हमारे पास तो ना कोल है ना पेट्रोल है। आपको हालत पता ही है, हर रोज पेट्रोल के रेट बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सिर्फ सऊदी वाले कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास पेट्रोल का खजाना है। ठीक है ना, लेकिन उनने भी अब हिम्मत हार दी है। वो लोग भी हार चुके हैं इस इतनी ज्यादा एनर्जी। क्योंकि देखिए, आप खुद सोच के देखिए, हम पूरा पतीला गर्म करते हैं तो उस प्लेट पे मेरे ख्याल से आधा चम्मच पानी निकल के आता होगा। ठीक है ना, तो अगर पूरी कंट्री को पानी पिलाना है तो कितने ज्यादा पानी गर्म करना पड़ेगा, और इतना ज्यादा पानी गर्म करने के लिए कितनी ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत महंगा पड़ता है। मतलब कि मैं इसकी कॉस्टिंग में आपको बताऊं, 1000 पानी को फिल्टर करने के लिए, ड्रिंकेबल बनाने के लिए 4500 से 5000 तक का खर्चा आता है। ठीक है, तो इस वजह से सऊदी ने भी इस प्रोसेस को, थर्मल डिसैलिनेशन को, थोड़ा स्किप कर दिया। अब वो अब दूसरे प्रोसेस पर आ रहे हैं। तो आप सोचिए, जब सऊदी जैसी कंट्री जहां पेट्रोल का भरमार है वो लोग, तो हमको इंडियंस को कितनी जरूरत है कि हम लोग पानी बचाएं। ठीक है ना, फिर वो दूसरे तरीके पे आते हैं। फिर अब वो आए डिसैलिनाइजेशन बाय रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस में आप पिक में देख पा रहे होंगे, उसमें क्या होता है, आप समंदर से बड़े से कंटेनर में पहले पानी जमा करते हैं, सेम प्रोसेस। उसके बाद उसमें मोटा मोटा कचरा आप साफ करते हैं। कचरा साफ करने के बाद आप उसे आरओ से गुजारते हैं। ठीक है, आरओ में क्या होता है, मैं आपको बताऊं, जो समुद्र के पानी का टीडीएस होता है ना, वो 35,000 से 40,000 तक। ठीक है, और जो जमीन के अंदर का टीडीएस होता है, जमीन के अंदर पानी निकलता है, उसके अंदर 500-600 के आसपास का टीडीएस होता है। लेकिन जो आप पानी पीते हैं वो 150 के आसपास का टीडीएस अच्छा माना जाता है। ठीक है, 100-150 के आसपास अच्छा माना जाता है। तो आपको सोचिए, 35,000 से आपको कहां लाना है पानी को,
150 पे लेके आना है। तो आप सोचिए कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी, क्योंकि जो पानी यूज करते हैं, हम जो अपने किचन में पानी यूज करते हैं, अगर हम बोरिंग से पानी ले रहे हैं या हमको जो सप्लाई समझिए बोरिंग से पानी हम यूज कर रहे हैं, उसमें जो बोरिंग का पानी जो टीडीएस होता है वो होता है 500-600। तो 600 से हमें 150 पे आना है, कोई एक बहुत बड़ा टफ जॉब नहीं है। सोचिए, लेकिन समुद्र के टीडीएस 35,000 को 150 पे लाना कितना बड़ा टफ जॉब है। तो उसके लिए सोचिए कितने बड़े बड़े आरओ प्लांट लगते होंगे, आप पिक में देख पा रहे होंगे कितने बड़े बड़े आरओ प्लांट लगते हैं। तो ये उस आरओ प्लांट, बड़े बड़े आरओ प्लांट लगते हैं और उसमें फिर प्रेशर दिया जाता है, ठीक है ना। उस प्रेशर को चलाने के लिए भी एनर्जी चाहिए, बिजली चाहिए। आपने अपने घर का किचन में देखा होगा, वो भी बिजली से चलता है। तो ये आरओ भी सेम बिजली से चलता है। तो ये बिजली भी हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग अफोर्ड कर रहे हैं क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा पेट्रोल है। तो पेट्रोल से और मोटर पंप बिजली से ना वो लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं, ठीक है। तो सेम प्रोसेस पे उसी तरह से वो पानी को आरओ के क्या करते हैं, नमक को अलग करते हैं आरओ से, ठीक है। नमक को अलग करने के बाद फिर इसको दूसरे कंटेनर में लेके जाते हैं। पिक में देख पा रहे होंगे, पहले समुद्र से पहले टैंक में आया, वहां पे मोटा मोटा कचरा हमने निकाला, उसके बाद आरओ में गया, वहां से हमने नमक को अलग करा और फिर जो नमक हटा हुआ पानी है उसको हम दूसरे टैंक में जाके जो उसके कीटाणु होते हैं उसे हम मारते हैं, डिसइंफेक्शन करते हैं। उसके बाद उसे स्टोर करके फिर हम ड्रिंकेबल स्टोर में भेज देते हैं। इतना करने के बाद वो ड्रिंकेबल बनता है। लेकिन ये आप सोच के देखिए कि आपने अपने किचन में जो आपका आरओ होगा उसमें देखा होगा एक वेस्ट वाटर पाइप निकला रहता है जिसमें पानी बार बार टपकता रहता है। तो इसी तरह इस वाले आरओ प्लांट में भी, ठीक है ना, सऊदी में इस तरह के करीब 27 से ज्यादा प्लांट है, 27 से ज्यादा प्लांट है, ठीक है। इस तरह से वो भी एक पानी टपकता रहता है और जब वो पानी को दोबारा वो समुद्र में डाल देते हैं। तो आप सोच के देखिए, जब आपने पानी लिया कंटेनर में, उसमें से आपने वो 10 लीटर में से आपने 9 लीटर पानी निकाल लिया, ठीक है ना। तो 10 लीटर में जितना नमक था, अब वो सिर्फ 1 लीटर पानी में आ गया नमक। अब वो 10 लीटर पानी नमक का वो पूरा 1 लीटर पानी में ले जाके वो समुद्र में दोबारा डाल देते हैं। तो आप सोच के देखिए, उस इतने ज्यादा नमकीन पानी में उस समुद्र में जाने के बाद वहां की इक्वेटिक लाइफ पे क्या फर्क पड़ेगा। वहां की मछलियां, ठीक है ना, आसपास के जो पेड़ पौधे होते हैं सब मर जाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है, इसके लिए भी बहुत खर्चा जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि पानी सेव करिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट बनाइए। और वीडियो बनाने की खास वजह जो है मेरी वो ये है कि मैंने एक पुरानी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि वजू के पानी को आप वेस्ट सीवर में ना बहा के रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट में डालिए, ठीक है। तो उस पर मेरे एक दोस्त ने कहा, भाई घर वापसी कर लेगा तूने। घर वापसी सब समझ गए होंगे क्या ताना दिया उसने मुझे। तो भाई मैं उससे बताना चाहता हूँ, मेरी घर वापसी ना हुई है ना होगी, लेकिन मैं आपको बताऊं, हम जिसको फॉलो करते हैं उन्होंने मैंने उस वक्त को बताया था वजू का वेस्ट वाटर। मैं बता रहा हूँ वजू के लिए हम कितना पानी वेस्ट कर देते हैं। हमारे जो मैसेंजर थे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जो पानी वजू के लिए यूज करा है 450 ml, और हम लोग 2 लीटर 3 लीटर पूरा मग भर के पानी वजू के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलिए वजू को साइड में रखिए, नहाने के लिए आप कितना पानी इस्तेमाल करते हैं? 1 बाल्टी पानी लेते होंगे कम से कम बता रहा हूँ। लेकिन हम जिसको फॉलो करते हैं एज अ मुस्लिम, उन्होंने पूरी जिंदगी 2.5 लीटर से ज्यादा पानी कभी अपने नहाने के लिए इस्तेमाल नहीं करा। इसलिए भाई पानी को सेव करना बहुत जरूरी है, चाहे आप किसी भी उसमें रिलीजन में हैं। और वैसे तो हम इंडिया वाले भी इस प्रोसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो क्या होता है ना कि मरता क्या ना करता। तो चेन्नई में 2010 में हमने सूखे के कारण, क्योंकि किसान सूखा खेत खराब हो रहे थे, तो हमने डिसलेशन आरओ प्लांट हमने वहां लगाया है। और महाराष्ट्र में 2020 में प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है 1600 करोड़ का, ठीक है। 2022-23 तक वो भी बन जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा मोटा खर्चा नहीं, 1600 करोड़। सोचिए आप, एक दूसरा एम्स हॉस्पिटल बन जाता अगर ये हमें प्लांट ना बनाना पड़ता तो। इसलिए पानी बचाइए, ठीक है, जैसे हो सकता है वैसे बचाइए। बारिश के पानी के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट बनाइए। ये तो खैर सऊदी की बात हो गई। अब मैं बताऊं, जो खर्च के मामले में सबका बाप माना जाता है दुबई, वो एक नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, क्योंकि पानी की दिक्कत वहां पे भी है। वो लोग काम कर रहे हैं आर्टिफिशियल रेन पे, क्लाउड सीडिंग जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना। आर्टिफिशियल क्या है कि बारिश नहीं आ रही थी, लेकिन आपने अपने मन मुताबिक वहां पे बारिश कर दी, ठीक है। वो कैसे होता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा 5वीं-6वीं क्लास में, समुद्र का पानी भाप बन के ऊपर उड़ जाता है, फिर वो जमता है, फिर वो जब वो जम जाता है फिर वो बूंद भर के नीचे गिरता है, ठीक है, कंडेंस होके। उसी प्रोसेस पे साइंटिस्ट पे काम कर रहे हैं, दुबई वाले इसी प्रोसेस पे काम कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, जो उनके आसपास बादल होते हैं, ठीक है ना,
उनके आसपास जो बादल होते हैं उसको वो एरोप्लेन को उसके ऊपर ले जाके उसके ऊपर केमिकल सिल्वर आयोडाइड केमिकल होता है या ड्राई आइस होता है उसके ऊपर फेंकते हैं, स्प्रे करते हैं जहाज से, हवाई जहाज से, ठीक है। और फिर वो जो बादल के अंदर जो नमी होती है वो बर्फ बन जाता है। बर्फ बनने के बाद उसका वेट ज्यादा होता है, फिर वेट ज्यादा होने के बाद वो नीचे गिरना, बूंद की शेप में गिरना चालू हो जाता है। इस तरह से बारिश हो जाती है और उस बारिश को वो अपने एक डैम में कलेक्ट करते हैं और उस कलेक्ट करे हुए पानी को वो लोग फिर वहां दुबई में पीते हैं। देखिए ये थोड़ा पहले के मुकाबले सस्ता है, 75 रुपए पर 1000 लीटर का इसका कॉस्टिंग आता है, लेकिन ये इतना भी सस्ता नहीं है क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आप केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं और जब वो ऊपर से केमिकल गिराएंगे तो गिरना तो आखिर उसे नीचे ही है ग्रेविटी की, तो आपकी जहां वो गिरेगी जमीन पे, जहां गिरेगी उस जगह की जमीन खराब होगी, ठीक है ना, पानी में जहां मिलेगी वो खराब होगा। और इवन इसका इतना नुकसान है 1975 में अमेरिका ने वियतनाम खिलाफ जब वार चल रही थी वहां पे इसका इस्तेमाल करा था। उन्होंने इतनी बारिश वहां करा दी थी इस क्लाउड सीडिंग के थ्रू कि वहां के सारे रोड खराब हो गए थे और फौजी वहां के लड़ नहीं पाए थे, तो उन्होंने, और इससे काफी नुकसान हुआ था। इवन वहां के जो लोकल लोग थे उनको भी जान माल का नुकसान हुआ। तो इस वजह से 1976 में फिर एक संधि बनी कि इसका वार में कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, ठीक है ना। और चाइना में 2008 में ओलंपिक्स गेम हुए थे बीजिंग में, उन्होंने भी इसका इस्तेमाल करा। उन्होंने क्या इस्तेमाल करा कि जो उनकी डेट थी गेम की, उन्होंने उससे पहले उन्होंने बारिश करा दी। जो उनको एक अनुमान था कि बारिश आने वाली है गेम स्टार्ट के बाद, तो उन्होंने उससे पहले उन्होंने बारिश करा दी ताकि उनका गेम कोई खराब ना हो। तो उन्होंने अपना ओलंपिक इस तरह से उन्होंने कामयाब करा। इसका फायदा भी है। फायदा यह है कि अगर जैसे कि आपको पता होगा दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, तो अगर हम ये करा दें कि बारिश से पॉल्यूशन कहीं ना किसी हद तक कम हो जाता है, तो अगर हम इस टेक्नोलॉजी को यूज करके हम कहीं जहां में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है स्मॉग की वजह से, आप आजकल देख ही रहे होंगे कंस्ट्रक्शन के सारे काम बंद हो गए, हम जैसों के पेट में लात मार दी गई है भाई, तो हम गवर्नमेंट इस तरीके का इस्तेमाल कर सकती है क्लाउड्स आर्टिफिशियल रेन करा के, उससे पॉल्यूशन बहुत कम हो जाता है। इवन बहुत से कंट्री में तो इसका जो रिच लोग हैं अपनी शादियों में इस्तेमाल करते हैं। जिनकी शादी की डेट होती है उससे पहले अमेरिका में बहुत सारी एजेंसी हैं जो शादी की डेट के लिए गारंटी देती हैं आपको कि आप हमें पैकेज लिए हमसे, हम आपको निश्चित कर देंगे कि आपकी शादी वाले दिन बारिश नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन देखिए फिर वही वाली बात है, केमिकल है, हमें इस सब चीजों से बचना चाहिए। इवन इंडिया में भी हमने तमिलनाडु में 1984 में इसका इस्तेमाल करा था सूखे की वजह से, ठीक है। कर्नाटका में 2003 में इस्तेमाल करा था। लेकिन इसका भाई मैं बताऊंगा फिर ये भी कोई बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है पानी का, क्योंकि ये भी एक पर्यावरण के साथ खिलवाड़ है, ठीक है ना, एनवायरनमेंट के साथ ये छेड़छाड़ है। तो हमें इन सब चीजों से बचना चाहिए और इसको सस्ती वस्ती चीज नहीं है भाई, बहुत महंगी चीज है, इसलिए पानी बचाइए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट बनवाइए। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो दिल्ली सरकार है, दिल्ली जल बोर्ड है, अगर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट बनाते हैं तो आपको 50,000 रुपए कंपनसेट दे रही है, ठीक है ना। और उसके लिए आपको एक आर्किटेक्ट की जरूरत पड़ेगी, पहले तो आपको एक कॉन्ट्रैक्टर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। आप उस कॉन्ट्रैक्ट को भी पहले आपको कैसे बनाना है वो बना के देगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट लगता है, वो आर्किटेक्ट आपको अपने लेटर हेड पे, जो कि COA से अप्रूव्ड आर्किटेक्ट होगा, वही अपने लेटर हेड पे देगा, ठीक है। तो आप उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी आपकी दुआ से COA अप्रूव्ड आर्किटेक्ट हूं, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूं कि ये तो आपने देखा कि कितना जरूरी है पानी को बचाना। अब मैं आपको बताता हूं कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट बनाते कैसे हैं, ठीक है। देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट काफी स्टेट में तो आप जब अपना नक्शा पास कराएंगे उसमें ये लॉज होता है कि आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट बनाना है। काफी स्टेट में नहीं है ऐसा, छोटे मोटे प्लॉट के लिए, लेकिन मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा कि आप बनवाएं, ठीक है। ज्यादा खर्चा नहीं है, और ज्यादा खर्चा है भी तो उसका कुछ परसेंटेज आपको दिल्ली जल बोर्ड दे ही रही है, ठीक है ना। और इसको आप बारिश के पानी को क्या कर सकते हैं आप, या तो आप डायरेक्ट पानी को रिचार्ज कर दीजिए, बोरिंग करके वाटर लेवल को रिचार्ज कर दीजिए, पानी में डाल दीजिए सारा का सारा, ठीक है। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं कि आप पहले उसको कलेक्ट करिए, उसको आप रीयूज करिए, ठीक है ना, अपने गार्डनिंग के लिए, कार वॉश के लिए, बहुत सी चीजें जहां पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाइट पर जाएंगे तो उन्होंने पूरा क्लॉज दे रखा है कि कितना साइज होना चाहिए। साइज के लिए देखिए मैं बताऊं, टैंक का जो साइज है, जो बारिश का पानी आपको पहले सारा एक जगह कलेक्ट करना है, उसको फिर एक बड़े से गड्ढे में डालना है। उस गड्ढे का जो साइज है वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत सिंपल है।
जो आपका छत का एरिया है, सारे आप छत को एरिया जोड़ लीजिए, ठीक है ना। छत के एरिया के बाद और उस जगह का एनुअल रेनफॉल, मतलब वहां पे बारिश कितनी होती है, कितने mm की बारिश होती है, ठीक है। छत का एरिया इंटू एनुअल रेनफॉल इंटू कोफिशिएंट फैक्टर, ठीक है ना। तो आप इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वॉल्यूम निकल के आ जाएगा, ठीक है। उतने ही वॉल्यूम का आपको अपने यहाँ टैंक बनाना है, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड के नॉर्म्स के हिसाब से आप 3 मीटर से ज्यादा डेप्थ नहीं कर सकते, तो आपको एरिया वाइज फैलना पड़ेगा, ना कि डेप्थ में जाना पड़ेगा। डेप्थ में आप सिर्फ 3 मीटर जा सकते हैं, ठीक है। एरिया में आप जितना चले जाए अपने क्वांटिटी के हिसाब से, ठीक है। ये तो हो गया टैंक के साइज का, ठीक है। अब मैं बताऊं आपको, उसके बाद जो बोरिंग कराएंगे, देखिए बोरिंग का देखिए सिंपल सा है। बोरिंग आपको इतनी डेप्थ में कराना है जब तक आपको रेत ना मिल जाए, ठीक है ना। जैसे सपोज करिए आपको 40 फीट के बाद रेत मिल रहा है, तो रेत के 20 फीट के बाद आप फिर 50 फुट आप वहां पे बोरिंग कराइए। मतलब पहले आपको 30-40 फीट जहां तक आपको रेत मिल जाए, क्योंकि पानी की देखिए रीसने की एक वो है, क्योंकि अगर आपने टैंक बनाया और बारिश बहुत तेज आ रही है, ठीक है ना, तो बारिश अगर तेज आ रही है, आपने देखा होगा रोड में पानी भर जाता है, क्योंकि रोड पे मट्टी होती है और मट्टी की रीसने की एक लिमिट है, ठीक है ना, तो वो उतना पानी सोख नहीं सकती। लेकिन अगर वहां रेत होगा तो पानी जल्दी सोख लेती है। तो आपको उसी तरह इतना गहरा जाना है कि जहां रेत मिल जाए, रेत से 50 फीट नीचे आपको बोरिंग करानी है, ठीक है। 4 इंची या 5 इंची का पाइप आप बोर करा सकते हो, आपकी मर्जी है। और इसके लिए आपको, अगर आपको गवर्नमेंट दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से आपको कंपनसेशन चाहिए, तो आपको आर्किटेक्ट का एक लेटर लगाना होगा, उनको दिखाना पड़ेगा, उनका जेई आएगा, ठीक है। आप बाकी और भी कुछ क्वेरी हो आपको रेन वाटर हाउसिंग पिट को लेके, ठीक है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर डाल रखा है स्क्रीन पे, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं फिर भी आपसे ये कहूंगा कि आप पानी बचाइए, क्योंकि आपने हाल देख लिया सऊदी वाले, दुबई वाले कैसे आपको कितना ज्यादा परेशान है पानी को लेके, ठीक है। तो हमारे लिए पानी बचाना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप भी बचाइए। और मैं आर्टिफिशियल रेन के बारे में बता रहा था कि वो किस तरह बारिश कराते हैं, ठीक है। कई केस में क्या होता है, ऊपर जो है बादल होते नहीं है, लेकिन उस केस के लिए भी साइंटिस्ट के पास जुगाड़ है, जुगाड़ देखिए कि वो बादल बना भी देते हैं, ठीक है ना। आपके पास बादल नहीं, तो क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में पानी तो है, ह्यूमिडिटी जिसे बोलते हैं, पानी तो है, तो उसको ये प्रेशर से ऊपर भेजते हैं, फिर ऊपर जाके इकट्ठा बादल हो जाता है, ठीक है। और फिर उसको सेकंड स्टेज उसको ठंडा करके ड्राई आइस के थ्रू या सिल्वर आयोडाइड के थ्रू जहां से स्प्रे करके, आजकल मिसाइल का यूज हो रहा है कॉस्टिंग कम करने के लिए, ठीक है ना। तो उसके बाद उसको नीचे बहाते हैं। लेकिन ये है कि ये बिल्कुल कंफर्म नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपने जिस डायरेक्शन में सोचा होगा हवा फ्लो करेगी, कई बार हवा का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। मालूम चला कि आपने यहाँ के लिए बारिश तैयार करी थी, लेकिन हवा उसको वहां ले गई, तो बारिश अब यहाँ हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉस्टिंग फैक्टर है। यहाँ भी कॉस्टिंग खराब हो सकती है, बहुत खर्चीला है, ठीक है ना। आर्टिफिशियल रेन पानी इकट्ठा करने के लिए, उसके बाद जो डिसैलिनेशन प्रोसेस है, थर्मल प्रोसेस वाला, उसमें एनर्जी चाहिए बहुत ज्यादा, जो कि हमारे पास है नहीं। जब सऊदी वालों ने हाथ खड़े कर दिए, तो मैं फिर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि सेव वाटर सेव लाइफ। अगर आपको और कोई भी क्वेरी चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ भी चाहिए, आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करिए, कॉल मत करिएगा प्लीज, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और भाई शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।